15 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे, हम इसमें अभियान चला के देखें और स्पेशली इन पे इनके नेटवर्क्स पे क्रैकडाउन करने की कोशिश करें कि कहाँ से मिल रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध ना हो पाएँ और जो इसके पीछे लगे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। तब जाके ये हो सकता है कि समस्या का समाधान होगा और हमारे जो हम अपने बच्चों को है, मसूरी के बच्चों को बचा सकेंगे नशे के जाल से। चाहूँगा कि इसके संबंध में एक रिट पिटीशन भी अभी माननीय उच्च न्यायालय में दायर हो रखी है, जिसके क्रम में जवाब भी हमारे पूरे ज़िले की ओर से, जिसमें कि हम लोग भी सभी उसमें मेंबर हैं, सभी हम लोगों को पार्टी बनाई गई है, उसमें भी हमें माननीय उच्च न्यायालय को ये जवाब देना है। एनजीटी का जो अध्ययन था वो एक बेस था, 2001 में एक स्टडी हुई थी लबासना में। उसके आधार पे एनजीटी ने कहा था कि कैरिंग कैपेसिटी मसूरी की लगभग समाप्त हो गई है और उस आधार पे कार्य किया जाए और उस क्रम में कई विभागों को कहा गया था कि सेपरेटली किया जाए। तो इसमें जो स्पेशली एमडीडीए, जिसका कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, तो उसमें एमडीडीए की तरफ से कार्रवाई जो एनजीटी के द्वारा अपेक्षित है और जिसको अभी कार्रवाई बहुत तेज़ी से की जा रही है कि समस्त मसूरी शहर का एक डेटा स्पेसिफिकली जीआईएस मैपिंग के थ्रू, जिसके क्रम में हम लगातार मॉनिटर कर सकें कि किस एरिया में किस प्रकार का दिलाऊंगा, विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरी शहर की जनता को कि जहाँ जहाँ अवैध निर्माण हो रहे हैं वहाँ लगातार कार्रवाई जारी है और रहेगी जब तक कि हम इसमें पूरी तरह से कर ना सकें। इसके अलावा कुछ और सुझाव भी एनजीटी के द्वारा दिए गए थे कि पूरे शहर में सीवरेज का नेटवर्क जो है वो बनाया जाए। उसी क्रम में भी एक कार्रवाई जो जल संस्थान, जो इसका नोडल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा लगातार कार्रवाई हो रही है। विभाग के द्वारा भी एक कहा गया था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए कि जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ लोग जो हैं हमारे टूरिस्ट वो आएँ, ताकि मसूरी की व्यवस्था बरकरार रहे और उस पर अधिक प्रेशर ना पड़े। तो इस पर एक बार दोबारा मंथन किया जा रहा है कि इसको किस प्रकार से लागू किया जाए। जब इनका नक्शा, जैसे कि एक बहुत ही चर्चित होटल है, तो उसमें भी ऐसा हुआ था कि उनका नक्शा पास हो गया था जिस समय की पार्किंग की कैपेसिटी शायद कम दिखाई गई थी और अब वर्तमान में बढ़ा दी गई है। तो केवल वही कि उसमें भी सिमिलर कार्रवाई करनी है कि जो हमारे उसमें एमडीडी के कोर्ट में जो उनकी सुनवाई हो रही है उसमें त्वरित सुनवाई करके उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, या तो फिर वो अपना कंपाउंडिंग के हिसाब से उसमें अप्रोप्रिएट पार्किंग का सैंक्शन कराएंगे या फिर उस हिसाब से करेंगे। वैसे इलीगल पार्किंग जो अक्रॉस मसूरी है उसमें 27 अप्रैल को भी माननीय उच्च न्यायालय का एक डायरेक्शंस आए थे, जिसमें शासन द्वारा एक समिति गठित की गई थी माननीय हमारे होम सेक्रेटरी, टूरिज्म सेक्रेटरी और अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी के महोदय के अध्यक्षता में। तो उसकी एक बैठक हमारी हो चुकी, दूसरी बैठक उसकी 20 जुलाई को प्रस्तावित है, जिसमें हमारे द्वारा भी कई जगहों पर चिन्हीकरण करके जो पार्किंग की कैपेसिटी बढ़ाई जानी है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है, इनके खिलाफ प्रेषित किया जा रहा है पत्र। तो जिस क्रम में अभी आगामी जो बैठक है 20 जुलाई को, उसमें निर्णय होना है। बिल्कुल, ये जो हम बैठक है, उस बैठक में हमने एक नोटिस नगर पालिका के माध्यम से एक विज्ञप्ति जारी की थी कि जो भी लोग इस प्रकार की पार्किंग्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की जो दिक्कतें आती है। पहला कि नोटिफाइड जोन और डी नोटिफाइड जोन के जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा फ्री जोन जो एक लागू है, और इसी प्रकार के जो 2-3 चीज़ें हैं जिस कारण से लोग पॉकेट पार्किंग्स या प्राइवेट पार्किंग्स नहीं बना सकते। तो उन सब में हमने विज्ञप्ति जारी करके लगभग 8-10 लोगों के प्रपोजल्स आए हैं और कई लोगों ने हमें ये कहा कि अगर पहले ये प्रपोजल्स पे अगर शासन नीति बना देता है, जैसा हमने पुटअप करेंगे तीनों हमारे सचिव महोदयों के समक्ष, अगर इस पर वो शासन कोई एक अलग से छूट प्रदान करती है कि पॉकेट पार्किंग्स के लिए वो अलाउ कर देती है, तो उस क्रम के उसके बाद ही हम इसमें और भी ज़्यादा पॉकेट पार्किंग्स या जैसे मोहल्ला पार्किंग्स के तौर पे हम बनाएंगे मसूरी के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक शहर में जगहों पे, इंपॉर्टेंट जगहों पे, ताकि ये जो इलीगल पार्किंग्स है उसकी समस्या से थोड़ा निजात मिल सके। बिल्कुल, जैसे एक तो जैसे सबसे मुख्य अतिक्रमण जो था कि हमारा मॉल रोड पे ही काफ़ी लोगों के द्वारा था, तो उसको तो हमने मुक्त करा लिया। लेकिन इसके बाद हमारी कार्रवाई अब जैसा आपने कहा कि जैसे जो दुकानों कई बार अपने सामान को अपने बाहर रख लेते हैं, तो उसमें समय समय पर नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जाती है। बट यही है कि ये थोड़ा सा चूहे बिल्ली का खेल हो गया, क्योंकि हम उनका उस समय जो चालान करते हैं, सामान भी जब्ती की जो कार्रवाई वो की जाती है, लेकिन फिर ये हो जाता है। समय समय पे इसमें कार्रवाई की जाएगी। उसका सॉल्यूशन भी यही है कि हम समय समय पे इनके निर्धारित करके कार्रवाई करते रहें, ताकि लोगों के बीच में इनका डर बना रहे। अब रही बात हमारी जो सबसे मुख्य अतिक्रमण जो आपने कहा कि 12 कैंची और अन्य जो इस प्रकार के बड़ी बिल्डिंग्स है, सरकारी संपत्तियाँ हैं, मोस्टली इसमें सारी संपत्तियाँ जो हमारे शहर में वो नगर पालिका परिषद मसूरी की है। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी हमने एक कार्रवाई बहुत ही रिसेंटली की थी मैसोनिक लॉज में, लगभग जहाँ पे 75 से 80 कमरों के बीच में लगभग हमने उसको अपने सुपुर्दगी में ली थी। इसके अलावा जो सबसे मुख्य 12 कैंची है, इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय के हमें आदेश हैं, लेकिन हमारी जो एक रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी है कि जिसमें अब कई लोग जो कई समय से वहाँ रह रहे हैं, जिनके जीवन का कोई अन्य साधन नहीं है, तो हमें उनके ह्यूमन राइट्स जो बेसिकली उसको भी देखते हुए कई बार कार्रवाई करनी पड़ती। तो जिसमें हम बिल्कुल हाई हैंडेड तरीके से तुरंत जाके उनको खाली नहीं करा सकते या ऐसा तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी ह्यूमन राइट्स प्रभावित होते हैं। तो हमें उन दोनों के बीच में समन्वय बना के ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना है।
तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसी प्रकार से दोनों के बीच में समन्वय बना के कर सकें। बायलॉज जो हैं उसमें जो लोकल लोग हैं उनके लिए छूट प्रदान की गई थी, तो कई बार उनके लिए छूट जैसे अभी इस साल की 6 बजे तक की, लेकिन उसके बाद भी दिन रात गाड़ी। अब लोकल लोग हैं जो जिनका घर है, कई बार ऐसे होता है कि कई बच्चे हैं जो वहाँ हैं या कई काम करने वाले व्यक्ति हैं जो लौट रहे हैं। अब शिमला में जो बैन लगाया गया था वो कंप्लीट बैन लगाया था, जिसका कि काफ़ी विरोध हुआ था। आप शिमला की बात की आपने, मैं शिमला का ही बात बताऊँ कि वहाँ पे जो पूरी बैन लगाई गई थी कि उस समय पे मॉल रोड में शिमला में कोई भी लोग प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो चाहे लोकल हो चाहे वो टूरिस्ट हो। तो उसका बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ और प्रशासन को कदम पीछे भी लेना पड़ा, जहाँ तक मेरे संज्ञान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि क्योंकि फिर उसमें लोकल लोगों को बहुत दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है जो कि कैमल्स बैक रोड पर रहती है, जिनका कि एंट्री ही पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक के अंदर से है। अगर हम उनको पूरी तरह से बैन कर दें तो उसमें अगर मसूरी की जनता चाहे तो, और हमारे मसूरी नगर पालिका की पूरी बोर्ड, टूरिस्ट गाड़ियाँ भी बहुत घूमती है, टूरिस्ट गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ पहले से यहाँ पे है, क्योंकि कम से कम मॉल रोड के अंदर ही हमारे आई थिंक मोर देन 100 ऑफ होटल्स हैं, 100 होटल हैं। तो हमें उन 100 होटल के सभी टूरिस्ट को बैन करने की मतलब करना पड़ेगा कि वो 100 के 100 गाड़ियाँ जो अंदर गई हैं वो अब वहीं के वहीं रहे। तो उससे हमारी शहर की पर्यटकों की छवि भी बहुत ज़्यादा खराब होगी। इसमें होटल एसोसिएशन को आना पड़ेगा आगे और उनको ही कहना पड़ेगा अपने टूरिस्टों को कि होल्ड करना पड़ेगा। अगर वो हमारी तरफ से फोर्सिबली किया जाएगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी जो मसूरी में आने वाले पर्यटक है उन पर पड़ेगा। और हमारी जो मसूरी की पूरी शहर है वो पर्यटन से ही चल रही, कारोबार से ही चल रही, ऑलमोस्ट सभी लोग उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। अगर हम पर्यटकों के साथ बिल्कुल इस तरह से व्यवहार करते हैं तो फ्यूचर में हमारी मसूरी के लिए भी वो नुकसानदायक है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा समन्वय बनाना पड़ेगा, कुछ एक पास का सिस्टम लेके आना पड़ेगा कि जिसमें लिमिटेड गाड़ियों को हम एंट्री दें, या अथवा जो गाड़ियाँ उस समय पे होटल में एक बार चली गई हैं तो होटल ओनर्स को बोलना पड़ेगा अपने टूरिस्टों से कि उस समय पे अपनी गाड़ियों को लाइक से 6 से 10, 6 से 12 जो भी समय निर्धारित है कि वहाँ पे उनको होल्ड कर दें और वहाँ से ना जाने दें। बट वो ये समझा के करना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्टली प्रशासन इस माध्यम से नहीं कर सकता है कि एक बार में सभी टूरिस्ट, क्योंकि हमारे पूरे देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं, उन तक ये बात पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन जो बुकिंग्स होटल्स अपने में ले रहे हैं, होटल एसोसिएशन होटल्स के जितने भी ओनर से अपने होटल्स में ले रहे हैं, उनको तत्काल तत्समय सूचित करना चाहिए अपने पर्यटकों को कि या आगंतुकों को जो उनके यहाँ ले रहे हैं कि भाई हम आपकी से अनुरोध करते हैं कि आप 6 से 10 के बीच में अपनी गाड़ी होटल्स में पार्क करें और उससे ना जाएं, बल्कि पैदल घूमें। पैदल घूमने में मसूरी का सबसे ज़्यादा आनंद है, आप उसका आनंद है। इस प्रकार की कोई हमें एक योजना लेके आनी पड़ेगी समाधान। जैसे नैनीताल में 6 से 8 स्ट्रिक्टली बैन है, 2 घंटे का कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि 2 घंटे 3 घंटे की इस टाइप का हो जाए तो बहुत अच्छा हो। जैसे नैनीताल में भी लगभग सिमिलर ही सिचुएशन है, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग है वो नैनीताल शहर में हुई है, मैं एक साल रहा हूँ, वहाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन। हालांकि अभी नया एक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों क्रम में ये कहा गया कि मसूरी पूरे शहर में ही, नैनीताल पूरे शहर में रेंटल स्कूटी को बैन कर दिया गया है। तो ये अगर इस तरह का निर्देश अगर उच्च न्यायालय यहाँ मसूरी के लिए भी दिया जाएगा तो हम उसको बिल्कुल इन्फोर्स करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं एक बार, हमारा भी एक रिसेंट सर्वे हो, उसमें हमने पूरी मसूरी की लगभग निकाली पार्किंग की कैपेसिटी, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो हमारी सरकारी पार्किंग्स हो, विभागों की हो, या जो भी मतलब लगभग जो डेजिग्नेटेड पार्किंग्स है, तो उसकी लगभग जो है 5000 से कुछ कम ही आकी गई। अब लेकिन जैसा आपने बताया कि मसूरी में जितने भी लोग रहते हैं, कई लोग रोज़गार से संबंधित है, करीब हमारी 1200-1300 तो टैक्सियाँ ही हैं केवल जो रोज़गार से संबंधित हमारे मसूरी के विभिन्न लोगों ने ले रखी हैं। इसके अलावा करीब इतने ही लोगों के प्राइवेट निजी वाहन भी इससे ज़्यादा ही हैं, लगभग 2-2.5 हज़ार से ऊपर निजी वाहन हैं। तो हमारी लगभग पार्किंग देखा जाए तो इसी में सैचुरेट हो जाती है। और इसके बाद जो पीक टूरिस्ट सीज़न आता है उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार और कभी कभी तो 6 हज़ार गाड़ियाँ भी आ जाती है। तो इस कारण जो हमने भैया ना कि हमारी कैरिंग कैपेसिटी एक तरह से एग्जॉस्ट हो गई है, उतनी पार्किंग्स अवेलेबल है नहीं मसूरी में। तब इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है कि इसमें हम या तो हमें ये कहना पड़ेगा लोगों से कि उनको तभी गाड़ी लेने की अनुमति दी जाए जब उनके पास पार्किंग्स हो, या फिर हमें ये भी एक तरह से रिस्ट्रिक्ट करने की नौबत आ सकती है कि हम अपने जो हमारे मसूरी के लोग हैं जो व्यवसाय करना चाहते हैं टैक्सी का अपनी जीवन यापन के लिए, उनको रोकना। तो ये भी एक तरह से उनके राइट टू लाइवलीहुड का हनन हो जाएगा अगर हम बिल्कुल इस तरह से उनको बैन कर दें कि मसूरी में व्यावसायिक वाहन अब नहीं दिए जाएंगे। और क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो इसमें हमारी ही जिम्मेदारी, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम पार्किंग की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएं ताकि इसमें इस प्रकार की जाम की समस्या न हो और लोग जो भी अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे वो टैक्सी चलाना चाहते हैं, वो दुकान करना चाहते हैं, वो किसी और अन्य प्रकार का अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको उस प्रकार की छूट मिले। तो इस क्रम में जैसे अभी मैंने पहले अवगत कराया गया कि अभी एक पार्किंग के लेकर बैठक है, अगर उसमें सैंक्शन हो जाती है तो हमारी लगभग 1,500-2 हज़ार की पार्किंग्स और बढ़ जाएगी मसूरी में, जिससे थोड़ी निजात मिल जाएगी। पीक सीज़न के लिए तो अभी भी अपर्याप्त है, क्योंकि हमें पीक सीज़न के लिए एटलीस्ट 3-4 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग हमें करनी पड़ेगी। तो जो भविष्य में हमें कुछ 2-4 प्रोजेक्ट्स बड़े लेके आने पड़ेंगे शासन स्तर पे ही,
जहाँ पे इसको करके इसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो सिमिलरली हमें बाकी चीज़ों पे भी काम करनी पड़ी, क्योंकि हमारे जिला प्रशासन द्वारा तो इसको ही कहा गया था कि कैरिंग कैपेसिटी का किस बेसिस पे फॉर्मूला निकाला गया है और किन आधारों पे निकाला गया वो बताया जाए। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने रोड्स बनाई तो अगर हम रोड्स एक्स्ट्रा बढ़ाएं या उसमें हम वन वेज करके निकालें, ज़्यादा पार्किंग्स बढ़ाएं, तो फिर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये तो अगर कैरिंग कैपेसिटी को हम लिमिट कर दें तो इसका मतलब ये है कि हम मसूरी में बाकी लोगों को आने से रोक रहे हैं। हम ये सीधा इसका यही कहने का मतलब हुआ कि हम जो हमारे अन्य आसपास के इलाके, टिहरी के क्षेत्र से लोग आते हैं, इवन धनौल्टी के क्षेत्र से लोग मसूरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब सभी लोग यहाँ पे रोज़गार खोजते हैं कि मसूरी इतना बड़ा पर्यटक शहर है, तो उससे और हमारे भारत का संविधान भी अलाउ करता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी आके रह सकता है, बच सकता है, रोज़गार कर सकता है। तो उससे अगर हम इसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो भी एक तरह से मुझे लग रहा है कि असंवैधानिक होगा। तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसा अगर हमने पानी के लिए हमने यमुना का पानी लाया, ट्रैफिक के लिए ऑलरेडी हम कोशिश में है कि यहाँ पे जंक्शन इम्प्रूवमेंट्स हो, वन वेज़ को लागू करें, एक्स्ट्रा पार्किंग्स बनाएं, ताकि हम उसके हिसाब से कर सके कि कैरिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। और रही बात जो आपने कहा कि अवैध डंपिंग जो होती है, उसमें लगातार कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। और जो स्पेशली टाइम जोन्स था, जैसा कहा गया था कि कब से कब जो है भारी मालवाहक वाहन आएंगे, तो इस बार टूरिस्ट सीज़न में लगभग जून महीने में जो हमारे निर्माण सामग्री के थे वो उनको हमने रात को ही अलाउ किया था। दिन में हमारी, क्योंकि टूरिस्ट सीज़न के समय ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो दिन में आते हैं, तो इसलिए जानबूझ के ही उनको जो प्रशासन ने सभी के साथ जो एक समन्वय बैठक हुई थी हमारी, जिसमें नगर पालिका, आरटीओ, पुलिस और हम सारे विभाग प्रशासन सभी सम्मिलित थे, तो उसमें निर्णय लिया गया था कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ही हम जो है भारी मालवाहक वाहनों को शहर में एंट्री दें, या जो लोग अपना निर्माण सामग्री लाते, ताकि दिन में वो जाम की समस्या से बच सके। अब हालांकि इसका कुछ लोगों ने दुरुपयोग किया, क्योंकि रात को हम इतनी इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर नहीं पाते हैं, कहीं पर डंपिंग हो जाती है। तो उसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि सभी लोग हमें सूचित करें, आपके माध्यम से, आप सभी हमारे जागरूक पत्रकार हैं, जागरूक नागरिक जो मसूरी गए हैं, उसके द्वारा हमें सूचित किया जाए तो हम उस पर इफेक्टिव कार्रवाई कर सकेंगे। वैसे अब हम चाहेंगे कि इसको रात को थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि अब आपदा का समय है और रात को आई थिंक जो मूवमेंट है वो अनसेफ है। कई बार हमारी मसूरी देहरादून हाईवे जो पिछले एक हफ्ते में 3 बार ब्लॉक हो चुकी है रात में भूस्खलन की वजह से। तो हम अब चाहेंगे कि ये दिन में, और दिन में हम इफेक्टिवली उन पर मॉनिटरिंग भी कर सकेंगे। नोटिफाइड में निर्माण अलाउड है वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी प्लिंथ अवेलेबल है। अब ये नक्शे जैसे कई बार होते हैं कि प्लिंथ में अब थोड़ी अब इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि वहाँ प्लिंथ था या नहीं था, क्योंकि अब 1980 का डेटा को वेरीफाई करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको केवल हम अभिलेखों के आधार पे ही वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय के हमारे पास कोई ऐसे टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम 1980 में जाके देख पाएँ कि क्या वहाँ पे वो इतने बड़े प्लिंथ का था या नहीं था। अभी भी मैंने 1-2 जगहों पे जो हमें सूचना मिली कि यहाँ पे इतना बड़ा निर्माण कैसे हो सकता है, जब वहाँ पे जांच की गई तो देखा गया कि उनके पास प्लिंथ सर्टिफिकेट अवेलेबल था और उनका उस हिसाब से नक्शा पास कर दिया गया। जैसे कि अगर मुझे भी लगा कि 300 स्क्वायर मीटर तो पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि मसूरी में तो केवल 100 स्क्वायर मीटर तक जहाँ तक ये अलाउड है। तो इस प्रकार की वजह से भी थोड़ी सी असमंजस की स्थिति हो जाती है कि जब अभिलेख हमारे पास हो जाते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई करना मुश्किल, क्योंकि हो सकता है अगर कुछ 1980 में वहाँ पे रहा हो, लेकिन बीते 40 सालों में वहाँ पे ख़त्म हो जाता है या फिर वहाँ पे जंगल का स्वरूप आ जाता है, तो लोगों को ये हो जाता है कि यार यहाँ तो पूरी तरह से नोटिफाइड स्टेट है और यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 1980 के अभिलेखों में अलाउड है और नियमावली में एक ये भी है प्रोविज़न दिया हुआ कि अगर 1980 के समय पे जो हमारा FCA है उससे लागू होने से पहले अगर वो था तो वहाँ पे अलाउ करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन। और इसमें कई प्रकार की डेमोलिशन ना भी हो तो कई जगहों पे सीलिंग तो ऑलरेडी हो रखी है, स्पेशली नोटिफाइड जोन्स में जहाँ भी इस प्रकार की हमें देखी गई। कई निर्माणों को अभी आधे पे रोका गया है, क्योंकि अब इफेक्टिवली मसूरी का जो एरिया वो 60 स्क्वायर किलोमीटर है और हमारे 2 या 3 JE मिलकर उसको पूरा देख नहीं पाते। कई बार ये हमारी भी लिमिटेशन है, हमें इसमें अपने स्टाफिंग को बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उस पर इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर पाएँ। कई बार होता है कि जब 2 या 4 दिन अगर आप किसी एरिया में ना जाएँ तो वहाँ पर 4 कॉलम्स डाल के स्लैब डाल दिया जाता है, जिसको रुकवाना पड़ता है। और फिर वो उस प्रकार का जो होता है, कई बार ये चूहे बिल्ली का भी खेल बन जाता है। हम वहाँ पे रोकते हैं, कई बार उसमें सीलिंग की कार्रवाई करते हैं, सीलिंग के पश्चात होता है। FIR भी दर्ज की जा चुकी है। मेरे समय पे टेन्योर में ही 3 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है जिन्होंने सीलिंग के ऑर्डर को नहीं माना था। तो इसमें थोड़ी तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि तो हमारे स्तर पे भी होना है कि हमें अपनी स्टाफिंग को बढ़ाना पड़ेगा कि जो केवल मॉनिटरिंग का काम करें, क्योंकि केवल एक आदमी अगर 2 आदमी पर्यवेक्षण का काम करते तो वो इनएडिक्वेट है। स्पेशली मसूरी जो कि इतना ह्यूज हो गया है, कंक्रीट में आप देखिए इतने सड़कें और इतने जगहों पे प्लॉट्स बन गए हैं, लोगों के घर हो गए हैं। आई थिंक लास्ट 20-25 सालों में पता नहीं कितनी ज़्यादा मसूरी की पॉपुलेशन और कंस्ट्रक्शन बढ़ी है। तो थोड़ा हमें इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को और ज़्यादा इवॉल्व करने की ज़रूरत है कि जिससे हम इफेक्टिव मॉनिटरिंग करें इसकी। सर, इसमें जो छोटे निर्माण है उनको तो सील किया जा रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उनको सील नहीं किया गया सर। अभी मतलब अभी तक हुआ ही नहीं है सर।
अब ऐसा क्यों जिसमें होता है जहाँ तक जैसे जिसके केस चले, मुझे तो जहाँ तक याद है कि 16 कॉटेजेस 17 कॉटेजेस जिसके थे उनके भी सील किए हैं। अब बड़े बड़े मतलब अब 100-200 पता नहीं कितने, अब ऐसे तो जनरली यहाँ पे जो 50-60 होटल वाले हैं उनके पास तो कई लोगों के पास मोस्टली सैंक्शन है, जो हमारे यहाँ के 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं, बड़े निर्माण जिसको हम सो कॉल्ड हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम सभी कहते हैं, तो मोस्टली उनके पास तो लगभग हैं। और जो 15-16 जिसको भी मैं तो कहूँगा कि वो बड़े ही निर्माण है, क्योंकि 100 मीटर से स्क्वायर से तो बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसे तो कई निर्माणों को हमने सील किया, लेकिन अब ये भले कह सकते हैं कि इसकी संख्या बहुत अधिक है। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि अब इसमें प्रोविज़न ये है कि हम डायरेक्ट सील कर नहीं सकते हैं, हमें उनको सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। हमारी कोर्ट में जैसे करीब लगभग 3000 से ऊपर केसेस है, तो कई बार होता है कि केसेस को रिव्यू करने में भी थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे जिनका समय आ रहा है, प्रत्येक मुझे लगता है कि अपनी हियरिंग में मैं एटलीस्ट 3 या 4 तो हम जरूर सीलिंग के ऑर्डर्स पास करने हैं। लेकिन कि जैसे जैसे उनकी फाइल हो, उनके सुनवाई का अवसर पूरा हुआ तो उनके हिसाब से सीलिंग ऑर्डर करते हैं। अब यही है कि इसको भी हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ को। एक बेंच की जगह अगर 2-3 पीओज इसको सुने तो और जल्दी निस्तारण हो पाएगा। जैसा लोगों की समस्याएं भी रहती है पूरी मसूरी में कि एमडीडीए के केसेस बहुत धीरे निस्तारित होते हैं। प्रॉब्लम वही कि एक आदमी अगर 3000 केसेस को देखे जिसके पास और भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, तो इसमें थोड़ी सी वो इफेक्टिव ना चाहते हुए भी थोड़ी सी देरी हो जाती है। सर एक सवाल मेरा वही था कि जो डोमेस्टिक को कमर्शलाइज किया जाता है उनके ऊपर कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई हो भी चुकी है, मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ। उसका आई थिंक नाम नहीं पता, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं होगा। सर यहाँ पे सारे वही है ऑलमोस्ट मतलब 3-4 पे तो अभी हुई विधि कि जिससे जैसे आएगा, जिसका हेयरिंग में जैसे हमारी हेयरिंग होती है, अब डायरेक्ट उनको सील नहीं किया जाता, क्योंकि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस भी कहा गया कि उनको पहले उनका सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा। वो अपना क्या अपने डिफेंस में कहते हैं। कई बार होता है कि अब जो जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस में थोड़ा समय तो ऑब्वियसली लगता है, बट नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो उसको गिल्टी साबित करने के लिए हमें अपने जो हमारे एईजेई और हमारा जो विभाग हैं, हमारे जो एडवोकेट हैं, उनको अपने पक्ष में देना है और उनको उसके पक्ष में देना है। तो उन दोनों के उपरांत ही सील कर सकते हैं हम। किसी को सील या डेमोलिश या जो भी उस प्रकार की कार्रवाई उसी हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ध्वनि प्रदूषण मसूरी में अब नई समस्या हमारी बन गई, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग बिल्कुल जाम और जो इनसे ही उलझे रहते थे। ये थोड़ी सी मैं खुद भी मानना चाहूँगा कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं की। इससे कुछ दिन पहले एक हमारे व्यावसायिक संस्थान की ही कंप्लेन आई थी, तब इसमें हमने इफेक्टिवली इसको देखा था कि हमारे पास मसूरी में, तो मैं स्पष्ट मानूंगा कि हमारे पास अभी डेसिबल मीटर जो बेसिकली है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो रीजनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा देहरादून में है, हमने उनको पत्र लिखा था, उन्होंने आके इसको मेजर किया था। तो उसकी जस्ट जो हमारी आई थिंक 45 डेसिबल्स कमर्शियल जोन्स में है, लाइक 4 to 10 PM में वो कर सकते हैं, तो वो उनकी 45 डेसिबल तक ही आई थी। तो उस समय पे वो हो गया था। बट ये हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं नगर पालिका की वो इफेक्टिवली इसको क्रैक करें और इवन हमारे पुलिस को हस्तगत करें, क्योंकि नगर पालिका द्वारा इसका मॉनिटरिंग उस इफेक्टिवली नहीं किया जा सकता जितनी बेहतर तरीके से पुलिस इसको इन्फोर्स कर पाएगी। और मैं यही कहूँगा कि सबसे कि अगर रात्रि 10 बजे या इवन जो आपको प्रॉब्लम्स होती लोगों को, आपको अगर फील हो रहा है कि ये बिल्कुल 55 डेसिबल से भी ऊपर है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, कई बार हमारे ओल्ड एज के पीपल उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है, प्रोफेशनल्स ही जो आप थक हार के घर आते हैं, अगर कोई 10 बजे बहुत ही लाउड म्यूज़िक या किसी और प्रकार का शोर करे तो उनको भी एक तरह से प्रॉब्लम्स होगी। तो उस प्रकार में वो रिपोर्ट चाहें तो पुलिस में या प्रशासन दोनों को कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास डेसिबल मीटर नहीं, बट इसकी हम जल्द ही क्रैक करने के प्रोसेस में हैं कि यहाँ पे आ जाए हम, ताकि हम उसके बाद उस इफेक्टिवली मॉनिटर करें। क्योंकि अभी हम अगर बिना उसके हम किसी भी प्रकार की एक्शन लेते हैं तो हम पे भी क्वेश्चन होगा कि जब तक इफेक्टिवली क्वांटिटेटिवली हमने कैसे मेजर किया कि ये ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है अथवा नहीं आता है। आई थिंक इन दिस all discussions which has happened through the last 40 minutes around, I think the biggest issue of this Mussoorie is jam and the road congestion it is facing. I think many PILs and writ petitions have already been filed and many committees have also been formed, but I think this needs a holistic solution. Continuously over the last few years, whatever solutions we have taken, they are just like band-aid solutions. We have not reached to the cure of this problem. We have to go through a holistic solution so that we can first decide what is the carrying capacity, how we are going to proceed with regarding to tourism, because we have to have sustainable tourism where we do not affect the number of tourists, because this whole Mussoorie town is buzzing or thriving through the tourists. So we have to make a balance between them. We have to have a holistic study, maybe 2-3 things which I have already started and which have come through my mind. First is that there are only few points. I think if we identify, will be hardly 15 to 20 points which are causing jams in Mussoorie.
The first and foremost being our picture palace and library chalks, and similarly 0 points and some other things. So we have to first rectify those things. We have to improve the junctions where there are spaces, and so that the two-way traffic could be easily moving there. Also, for regulating that one way, we have to create a one way not just within the town, for entire tourist circuit. For example, we need to have a one way. For example, tourists come from one side from Dehradun to Mussoorie, and then they exit from the second side. So we have to have that road that comes from Kimadi. We have to improve that. So I think through ADB, Asian Development Bank, a project has already been sanctioned to PWD Dehradun, Prantikhand Dehradun, where they are working on that to improve that Mussoorie Kimadi road and make it a all-weather road. Currently, it's unsafe, and it has also not been passed through the Regional Transport Authority, so that कि उस पे I think commercial buses and roadways buses are not being permitted to ply on that. So we have to first rectify that road. Maybe that will take this year, because this tourist season has already passed. So before the next upcoming tourist season, we need to rectify that road and then enforce this one way. So that will, I think, ease out very much pressure. And also this tourist season I faced, and I found out that many tourists who are going to Char Dham, they are going through Mussoorie. So we need to reroute them. Bypassing this Mussoorie road, maybe we can send them through Vikasnagar Kempty road, so that Char Dham tourist escapes this Mussoorie route and also eases out the pressure on Mussoorie. I'll urge the people of Mussoorie to come, because this is, we all do take all the steps which are necessary for an effective administering is for public of Mussoorie. So do you Ultimately, think public की empathy नहीं है? Yeah, we as Mussoorie residents couldn't care less. some of the Mussoorie residents are not caring for Mussoorie. I tell you honestly, because when we enforce some of the rules, they are the ones who come for protesting. Like, there is my house. How will I go out? I have to go to my house 100 meters. So why I should take a U-turn and go 1.3 kilometers or 1.5 kilometers inside? But they'll have to swallow the hard pill and not make it a political or any kind of other issues, so that someone has to sacrifice. Has the feeling why I should be sacrificing, why I should take a longer route. Because I think, but I urge all the residents of Mussoorie that you will have to take some hard measures, because that will solve your entire problem. Because let's say if you take 1.3 kilometers reroute, and all of them takes that road side residents take, then it will be a very easing out your I think, जो आप इधर से जा रहे हैं तो जाम में आप भले 100 मीटर जा रहे हैं, बट आपको जाने में वो 15 मिनट लग रहे हैं. बट अगर आप उधर से घूम के जाएं, everyone follows that road, you will go in there in 5 to 10 minutes. शिमला में भी यही है. I think, but almost Simla is also facing a similar situation. I think Mussoorie did not face more than 3 to 4 hours jam this week. That was also our failure, I guess. I accept. But Mussoorie did not face a 18-hour jams like Mussoorie, Manali and Shimla. So in that sense, still Mussoorie police did a better job than them. जैसे कि आपने सबसे पहले यमुना वाली बताई, तो एक बार इसमें पेयजल निगम को हम कहेंगे कि पूरी लाइन को चेक करो. जैसे आपने बताया कि हमें भी नहीं पता कि कहाँ से लाइन लीकेज हो रही है और पुश्ता धस भी रहा है. तो एक बार इसको चेक करना पड़ी, क्योंकि ये हमारी टिहरी डिस्ट्रिक्ट से बन करके ही हमारी मसूरी ज़िले तक, मतलब देहरादून ज़िले में मसूरी में आ रही है. एक बार इसकी ऑडिट करानी ज़रूरी है. जैसा आपने कहा, तो इसमें एक बार निर्देशित किया जाएगा पेयजल निगम को कि हम इसमें इस प्रकार के करें. और दूसरी आपने पहली समस्या बताई थी रिगार्डिंग लोग कैसे मिलें और किस प्रकार पटवाएं. जैसे ऑनलाइन में आप बताऊँ कि अगर ऑनलाइन में अगर आपने अप्लाई किया, चाहे डोमिसाइल, स्थायी निवास या आय प्रमाण पत्र, अगर वो डेफिनेटिव डे है, अपनी सरकार पोर्टल जो हमारे उत्तराखंड सरकार की पोर्टल है, अगर उसमें 15 दिन से डिले है तो ऑटोमेटिकली डीम टू बी अप्रूव्ड होकर मिल जाएगा. तो उसमें लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगर उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन करने के बावजूद भी कुछ अगर वो नहीं स्वीकृत करते हैं, अगर वो ऑनलाइन नहीं है, तो उनको मिलेगा 15 दिन के ऊपर. तो जवाबदेही तय की जाएगी, चाहे वो पटवारी के लेवल पे पेंडिंग हो, चाहे वो तहसीलदार के लेवल पे पेंडिंग हो, चाहे वो मेरी लेवल पे पेंडिंग क्यों ना हो. जो राइट टू सर्विस के अंतर्गत हमारे पूरे उत्तराखंड शासन में जो लागू है, उतने में तो उन्हें वैसे भी सबको निस्तारित करना है, क्योंकि उसकी रिव्यू मॉनिटरिंग प्रत्येक माह में हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी की जाती है. इवन शासन स्तर पर की जाती है कि कितने समय में निस्तारण हो रहा है. तो इसमें जो पहले लोगों को होता था कि जब तक पटवारी आएंगे नहीं, जब तक वो साइन नहीं करेंगे या नायब तहसीलदार साइन नहीं करेंगे या SDM साहब साइन नहीं करेंगे, तो नहीं बन पाएगा. तो इसी क्रम में हमने सभी लोगों की समस्याओं को समझते हुए भी हमने इस आई थिंक मार्च महीने में हमने इसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया कि अब लोग कहीं भी CSC के माध्यम से इवन घर बैठे वो चाहें तो इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. और नियत समय अंतर्गत उन्हें हमें देना ही पड़ेगा. मतलब हमें से मेरा तात्पर्य है कि मैं, तहसीलदार, पटवारी जो भी होगा, सभी को नियत समय के अंतर्गत देना, नहीं तो जवाबदेही हमारी ऑलरेडी तय की जा रही है इसमें. और दूसरी बात कि मिलने की, वैसे मेरी कोशिश था कि मैं हफ्ते में 6 दिन
ऑफिस में रहता हूँ, 3 दिन देहरादून रहता हूँ, 3 दिन मसूरी रहता हूँ। मुझे तो लगता है कि जितने भी लोगों ने अगर मेरे ऑफिस तक पहुँचे तो उसमें थोड़ी सी समस्या भले रह सकती है कि कई बार प्रशासनिक कार्यों की व्यस्तता की वजह से अचानक डेजिग्नेटेड डे पे भी, डेजिग्नेटेड समय पे भी अचानक कहीं हमें दौड़ना पड़ता है, कहीं फील्ड में जाना पड़ जाता है। तो उस लोगों से मैं ये कहता हूँ कि एक अगर उनकी भी चिट्ठी कोई भी अगर उन्होंने तहसील में अगर वो रखी है तो उस पर 100% उसको 1 से 2 दिन के अंतर्गत मेरे द्वारा देख लिया जाता है, उस पर रिकमेंडेड एक्शन के लिए किया जा सकता है। बाकी मैं अनुरोध करूँगा कि अगर लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे पास आएँ, मेरे तक वो पहुँचाएँ बातों को। अगर वो, और मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक थर्सडे, मंडे और सैटरडे में मसूरी बैठूँ और रेस्ट 3 दिन जो है, क्योंकि मेरे पास देहरादून के भी अतिरिक्त कार्य प्रभार होते हैं। देहरादून में कोर्ट भी होती है, देहरादून में ओसी कलेक्ट्रेट स्मार्ट सिटी के भी कार्य होते हैं जिसका मैं पर्यवेक्षण कर रहा हूँ। तो मुझे 3 दिन देहरादून भी बैठना पड़ता है। तो जो लोगों की जैसी सुविधा हो, और मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि मैं फ़ोन कॉल पे अवेलेबल रहूँ। आप लोगों के माध्यम से ही कई बार लोगों की समस्याओं को सुना है, कई लोगों को आपने भी रेकमेंड किया है कि सर इनकी समस्या है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस माध्यम से भी लोगों से मिल पाऊँ और उनकी समस्या का निस्तारण कर सकूँ। कई बार मैं ही एसडी हूँ, हमारी भी ड्यूटी लगती है। पिछले साल मेरी ही ड्यूटी यहाँ से बद्रीनाथ में यात्रा मजिस्ट्रेट में लग गई थी। और इस प्रकार से, क्योंकि चारधाम हमारे उत्तराखंड का फ्लैगशिप वो है टूरिस्ट, पूरे देश में हमारे उत्तराखंड को चारधाम के नाम से ही, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो उसकी भी एक सफल संचालन करना हमारे शासन, उत्तराखंड पूरे सरकार की जिम्मेदारी है। तो कई बार इसके कारण लोगों को हर विभाग से डेपुटेशन पे वहाँ जाना पड़ता था। कुछ समय पहले हमारे सीओ साहब गए थे, कोतवाल साहब, मैं, सभी को समय समय पे जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे देखिए, क्योंकि ये टेम्परेरी व्यवस्था है, इसमें मे बी अगर हम आप लोगों के माध्यम से ये बात उचित माध्यम तक, स्तर तक पहुँचा पाएँ कि जो चारधाम का सेटअप है उसके लिए एक परमानेंट ही सेटअप कर दिया जाए, ना कि वैकल्पिक तौर पे कि हम जो 6 महीने हमारी चलती है उसके लिए अगर लोगों को परमानेंट ही नियुक्ति दे दी जाए और उसके बाद उनको मे बी 6 महीने में कहीं रूरल एरिया जहाँ पे शॉर्टेज है वहाँ पे भेजा जाए। क्योंकि करंटली ऐसा कोई हमारा परमानेंट सेटअप तो चारधाम का ही नहीं, हर साल टेम्परेरी बेसिस पे लोगों को डेपुटेशन पे भेजा जाता है। एसडीएम्स को 1-1 महीने के लिए भेजा जाता है, सीओस को, कोतवाल्स को, कांस्टेबल्स को, डॉक्टर्स को, जो हमारे डॉक्टर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो और हमारे पूरे उत्तराखंड में भी डॉक्टर्स की कमी है, ये तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मे बी इसका सॉल्यूशन वही है कि अगर उचित शासन स्तर से डॉक्टर्स की भर्ती हो जाए, और मे बी कि चारधाम के लिए हम स्पेशल हॉस्पिटल सेटअप कर दें जो परमानेंटली वहाँ फंक्शन करे। मे बी चारधाम के समय ना चलते हैं, उस समय पे वो पूरे रुद्रप्रयाग जनपद या चमोली जनपद, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को सेवाएं दें। तो इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन आई थिंक वो हम मेरे लेवल पे तो नहीं, लेकिन एक बड़े लेवल पे लिया जा सकता है, जिसमें मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस तरह की अगर बात उचित स्तर तक पहुँचा पाएँ तो। पहला जो है कि आई थिंक जो कुछ लोग बच गए हैं, तो आई थिंक अब वही है कि जो थोड़े बहुत छूट गए 99.9% के बाद जो जब 1% छूट गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक हफ्ते में उन 1% को भी साफ़ करें। और जब हमने पूरी माल रोड के, जब आपने खुद ही कहा कि हमने इतने प्रयासों से वो किया है, हम कोशिश करेंगे हमारे ऊपर वो क्वेश्चन भी ना हो, पालिका और प्रशासन दोनों इस पर सख्त रह करके जो रेस्ट 1% है उसको भी हम इसको हटा देंगे। तहसील में जैसे हमारी नोटिफाई 2023 में हुई थी, उसमें 16 गांव और पूरी नगर पालिका क्षेत्र को मिलाकर के तहसील बनाया गया था। तो उसमें आई थिंक कार्य विभाजन को तो हमने लागू करवा दिया है, लेकिन मेन जो है कि हमारी इसमें तहसील में जो हमारी पिछली अधिसूचना हुई थी उसमें मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा, उसमें घोषणा तो हो गई थी कि इन तहसीलों में इन गाँवों को सम्मिलित किया जाए, लेकिन उसके सापेक्ष जो कर्मचारी या बेसिकली जो स्ट्रक्चर हमारा है वो नहीं बना था। तो उसके लिए दोबारा बोर्ड को अनुरोध किया गया है कि जैसे यहाँ पे एक परमानेंट तहसीलदार, RK, अमीन, संग्रामीन जो होते हैं या SK होते हैं, इन कानूनों की परमानेंट तैनाती यहाँ की जाए। तो इस संबंध में हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री विधायक जो हमारे गणेश जोशी जी, उन्होंने भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम कोशिश ये भी हमारी है कि हम इस तहसील को मे बी जो मॉल रोड है जो सेंटर में, क्योंकि ये दोनों साइड बैरियर से भी बंधा हुआ है, लोगों को टोल भी देना पड़ता है अगर बाहर के टूरिस्ट कोई आना चाहे, तो हम चाहते हैं कि कोई सरकारी ऑफिस इस जगह पे ना होकर के बिल्कुल एक ऐसी जगह पे हो विच शुड बी एक्सेसिबल एंड फ्री टू ऑल। हम उसके हिसाब से भी एक जगह चयन करें। बट आप सब लोग जानते हैं कि मसूरी में थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम्स हैं इस प्रकार की। 1-2 जगह हमने चयनित की, बट फिर अगेन उसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि वो जगह अगर प्राइवेट होगी तो हमें एक्वायर करना होगा, एक्वायरिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 जगह हमारे संज्ञान में आई गई हैं, नगर पालिका के EO साहब द्वारा बताई गई है। मोस्ट प्रोबेबली हम 1 महीने के अंदर जगह जरूर चयनित कर लेंगे। ये मैं आश्वासन देता हूँ कि 1 महीने के भीतर दूसरी तहसील के लिए उपयुक्त जगह जो कि सभी के लिए सुविधाजनक हो वो चयनित कर ली जाएगी। इसके उपरांत जो राजस्व परिषद से वापस से जो कर्मचारियों का संरचना है उसको सुधारीकरण के लिए भी हम पत्र प्रेषित ऑलरेडी जिलाधिकारी महोदय द्वारा करवा रहे हैं। तो उससे भी अगर वो परमानेंटली नोटिफाई हो जाए तो फिर ये जो मसूरी तहसील का अस्तित्व है धरातल पे आ जाएगा। जैसा मैंने भी बोला कि इसमें हम कोशिश करेंगे 1 हफ्ते में हम आपको रिजल्ट, अभी सभी के समक्ष सारे हमारे पत्रकार हैं, और मैं कोशिश करूँगा 1 हफ्ते में जो थोड़े बहुत जो 2-4-10 इस प्रकार के लोग बच गए हैं, तो जहाँ 200 लोगों को हमने किया तो ये 10 भी बिल्कुल ही ख़त्म करेंगे इसको।